हेलो एवरीवन। तो ये आपका UPHESC विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए जीएस का मॉडल पेपर है। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत वर्ष 2025 में जो परीक्षाएं हुई थी तो उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे तो उन्हीं को आइडियल मानते हुए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने हैं ये आपके उन सभी टॉपिक से हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिलेबस भी बता चुका हूँ और इसके पहले जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा भी चुका हूँ और आपके क्वेश्चंस सॉल्व भी करवा चुका हूँ। जो लोग ग्रुप में हैं उन लोगों को लगातार क्लासेज भी मिल रही होंगी। 2 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं जिसमें आपकी शिक्षण और शोध अभिरुचि के लिए जो क्लास हुई है तो वीडियो शेयर कर दिया गया है। और दूसरी क्लास आपकी जैव विविधता से है, उसका भी वीडियो आपको दे दिया गया है। आगे आने वाले समय में आपको लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी। आज आपका यह मॉडल पेपर है, इसमें कुल मिला के 30 प्रश्न हैं क्योंकि 30 प्रश्न ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे जीएस के अंतर्गत। तो मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपकी जो चयन प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि आपका एक रिटन एग्ज़ाम होना है और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी होना है। रिटन एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो इसमें एक ही पेपर होना है जिसमें जीएस भी रहेगा और आपका सब्जेक्ट भी रहेगा। जीएस के कुल मिला के कितने प्रश्न रहने वाले हैं तो जीएस के दोस्तों यहाँ पर कुल 30 प्रश्न होंगे और जो आपका सब्जेक्ट है उससे मिलाकर कुल 70 प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन एक एक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, यानी कि जीएस 60 नंबर का पूछा जाएगा जो कि काफ़ी जो है बड़ा स्कोर है। और जो आपका सब्जेक्ट है इससे कुल मिला के 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो रिटन होगा ये कुल मिला के 200 मार्क का होगा और प्लस आपका जो इंटरव्यू है वो 30 नंबर का होगा। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ये 230 नंबर पर बनने जा रही है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले शिक्षण और शोध अभिरुचि ये टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसी पर आधारित जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण की जो प्रभावशीलता है, एक प्रभावी शिक्षण अगर आपको करना है तो किस प्रकार से, यानी कि कौन सा इसमें फैक्ट है जिस पर सबसे अधिक डिपेंड करती है एक इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है ना। तो शिक्षक की जो योग्यता है, यानी कि शिक्षक वेल क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ा लिखा शिक्षक है, या फिर शिक्षक का व्यक्तित्व देखने में बिल्कुल सुदर्शन लगता है, काफ़ी शानदार व्यक्तित्व है, या फिर उसका जो विषय ज्ञान है, या फिर वो बहुत बढ़िया लिखता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर न तो उसकी क्वालिफिकेशन से कोई फ़र्क पड़ेगा, न ही वो बहुत शानदार पर्सनालिटी लेकर आए कोई फ़र्क पड़ेगा, न ही उसके हस्तलेख से। ये तीनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा प्रभाव डालेंगी, मतलब थोड़ा सा और बढ़िया चीज़ उसमें ऐड कर सकती हैं। लेकिन जो एक इफ़ेक्टिव टीचिंग है वो टोटली डिपेंड ऑन द शिक्षक का सब्जेक्ट में नॉलेज कितना है, वो विषय को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सही आंसर आपका यहाँ पर विकल्प सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि शोध नैतिकता रिसर्च एथिक्स में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो रिसर्च एथिक्स होते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा एक तथ्य है जो कि शामिल नहीं होना चाहिए। इसमें निष्पक्षता की बात की गई है, आत्मनिष्ठता की बात की गई है, यानी कि सब्जेक्टिविटी की बात की जा रही है, गोपनीयता की बात की जा रही है, या फिर ईमानदारी की। तो देखो फ्रेंड्स, अगर बात अनुसंधान की है, शोध की है, तो इसमें निष्पक्ष तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इसमें शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। और रिसर्च के अंतर्गत जो तथ्य हैं वो गोपनीय भी होने चाहिए और ईमानदारी भी बरती जानी चाहिए। लेकिन बात अगर करें आत्मनिष्ठता के बारे में तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी जो है ये नहीं चलेगी। यहाँ पर अगर आप शोध को और अधिक नैतिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आत्मनिष्ठता की जगह आपको वस्तुनिष्ठता पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्टिविटी की जगह आपको ऑब्जेक्टिविटी के बारे में विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी जो है ये ज़्यादा मायने रखेगी। तो विकल्प बी जो है ये शामिल नहीं किया जाना चाहिए, आत्मनिष्ठता जो है शामिल नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है। अब देखो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताइए कि स्वयं जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है,
तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म है ये है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। विकल्प ए ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और स्वयं भारत सरकार की एक पहल है और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच है। यह हाई स्कूल से लेकर पीजी तक का मंच प्रदान करता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वंचित हैं उनको भी शिक्षित किया जा सके, उनको भी शिक्षा प्रदान की जा सके। तो ये लॉन्च कब हुआ था? तो देखो फ्रेंड्स, स्वयं पोर्टल आधिकारिक तौर पर 9 जुलाई 2017 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब रीनेम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के रूप में, तो ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। लेकिन ये शुरू हुआ था तब शिक्षा मंत्रालय जाना जाता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में, जो डिजिटल इंडिया के तहत मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये आईसीटी पर बेस्ड है। आईसीटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपके सिलेबस में है। तो कंप्यूटर साक्षरता कब मनाया जाता है दोस्तों? तो देखो, ये जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के बारे में। तो ये कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। उद्देश्य आप समझ गए होंगे, डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर के महत्व के बारे में जागरूकता। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो कार्यक्रम है 2001 में भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, की 20वीं वर्षगांठ पर शुरू किया गया था। तो ये जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है इसे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया? तो ध्यान देना कि 2001 में इसे पहली बार मनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा नहीं है? दोस्तों आप ये बताइए कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा क्या होती है। देखो क्या होता है ना कि जब भी आप गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और आई क्लाउड यूज करते हैं, आपको पता है कि जो भी आपकी फाइलें होती हैं ये मतलब ऑनलाइन ड्राइव में जाके सेव हो जाती हैं, जिसका एक्सेस आप इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड कहीं से भी किसी भी डिवाइस से आप कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा में गूगल ड्राइव भी शामिल है, ड्रॉप बॉक्स भी शामिल है, आई क्लाउड भी शामिल है। लेकिन इसमें दोस्तों MS एक्सेल ऑफलाइन वर्जन शामिल नहीं है। अब ऑफलाइन वर्जन और ऑनलाइन वर्जन, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑनलाइन वर्जन है इसमें भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा आपको मिलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन MS एक्सेल का यूज करते हैं तो आपका डेटा सर्वर पर जाकर अपलोड हो जाता है, जिसको आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन वर्जन यूज कर रहे हैं देन ये जो है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा नहीं देगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि MS एक्सेल ये कब लॉन्च हुआ था। तो देखो फ्रेंड्स, इसे शुरू किया गया था कब? 30 सितंबर 1985 को। ये जरूर याद रखिएगा। मैं यहाँ पर तथ्यों को बहुत ही डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में रहें, लेकिन उनको बहुत अधिक विस्तार नहीं दूंगा ताकि मतलब एक महासागर तैयार हो जाए और तथ्य जो दिमाग में रहे ना। कहते हैं ना कि जब भी आपको हिमालय पर्वत जैसी चीज़ को टैकल करना है तो उसे टुकड़े टुकड़े में टैकल करो, वो टैकल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रयास यही है कि चीज़ों को आंशिक रूप से लेकिन संपूर्णता के साथ आपको बताया जाए। तो बात करते हैं यहाँ पर मानव और पर्यावरण। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में ही है। तो इसमें प्रश्न ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो फ्रेंड्स, बात करें अगर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कंट्रोल करना है। 1997 में अपनाया गया यह समझौता 1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को औसतन 5% कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है ताकि वायुमंडल में गैसों की सांद्रता को सुरक्षित स्तर पर स्थिर किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। अगर आपने पिछली बार जब परीक्षा हुई थी
आपने क्लासेस ज्वाइन की थी तो सारी चीज़ें आपको वेल नोन है, सब अच्छे से पता हैं। और इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दी है, प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसको ओपन करके देखेंगे तो लगभग सारे टॉपिक आपके कवर करवा दिए गए हैं। बहुत सारे बूस्टर भी आपको मिलेंगे जो कि डेफिनेटली बहुत अधिक हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों होती है कब? तो 1973 में होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों ये शुरू हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू होता है 1992 में। तो ऑप्शन डी जो है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट अगर पूछा गया होता तो सही होता, लेकिन फिलहाल तो हमारा आंसर 1973 ही है। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तब इसे हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, से की गई। इसका उद्देश्य क्या था? बंगाल टाइगर की घटती आबादी को बचाना और उसे विलुप्त होने से रोकना था। यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम था। देखो फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर ये कार्यक्रम था ये अप्रैल 1973 में स्टार्ट किया गया था और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में आया था और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में। और ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ था, इसके जो पहले निदेशक थे ये कैलाश सांखला थे। क्या नाम था इनका? कैलाश सांखला, ठीक है। और बंगाल टाइगर आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु है और इस परियोजना का उद्देश्य इन बड़ी बिल्लियों की, यानी कि जो बंगाल टाइगर है, इसकी आबादी को घटने से रोकना है और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए अब तक बहुत सारे कार्य किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय इतिहास और भूगोल ये भी आपके सिलेबस में ही है, तो यहीं से ये प्रश्न है कि वर्ष 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? देखो फ्रेंड्स, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड कर्जन जो था ये 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा था। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा और यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा के बहाने बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना, हिंदुओं मुसलमानों के बीच एकता को तोड़ना था, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये है कौन सी? गोदावरी है, यमुना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र में। सही आंसर आपका विकल्प सी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर मानी जाती है। यह नदी हिमालय गंगोत्री से निकलकर भारत के कई राज्यों, पहले तो उत्तराखंड में ही रहती है, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पवित्र और प्रमुख नदी मानी जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जिसे आप आरटीई के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि आरटीई को मौलिक अधिकार कब मनाया गया? देखो फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार है आरटीई इसे जो है अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो विकल्प भी सही है। ध्यान दीजिएगा कि संशोधन हुआ था कब? 2002 में और ये क्रम था 86। तो 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसी के द्वारा अनुच्छेद 21A में राइट टू एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। इसमें दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये लागू कब से हो रहा है? तो ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखो फ्रेंड्स, बात करें अगर नीति आयोग के बारे में तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप जानते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग। और ये जो आयोग है ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो नीति आयोग का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछा जाता है। दिस इज स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और ये अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को। अब ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका नीति आयोग है इसके जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का नाम आप जानते होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात अगर करें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनका नाम क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। फिलहाल इनका नाम आपको बताना है कि वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2025 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न ही गलत है, अगर यहाँ पर 2024 होता तो आपका उत्तर इसमें रहता ऑप्शन डी, क्योंकि 2025 में किसी को भी भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, ये जो सभी हस्तियां हैं इनको प्रदान किया गया है। यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूँ। 2019 में देखा जाए तो 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। 2019 के बाद फिर 2024 में ही यहाँ पर 1 2 3 4 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया था, जबकि 2024 में कर्पूरी ठाकुर जो कि समाजवादी नेता थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको मरणोपरांत लाल कृष्ण आडवाणी 1999 से 1999 से लेकर 2004 तक गृह मंत्री और बाद में उप प्रधानमंत्री रहे, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को। और 2024 में ही MS स्वामीनाथन जो कि भारतीय कृषि वैज्ञानिक, आनुवांशिकीविद और प्रशासक, जो हरित क्रांति के वैश्विक नेता थे, उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2024 में। और चरण सिंह को भी शामिल किया गया, साथ ही साथ PV नरसिम्हा राव को। तो 1 2 3 4 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया 2024 में। 2025 में किसी को प्रदान नहीं किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और बात करें दोस्तों अगर भारत रत्न के बारे में, तो इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे 1954 में, ये थे राजगोपालाचारी, डॉक्टर S राधाकृष्णन और CV रमन। इनको 1954 में भारत रत्न का जो पहला संस्करण था उसके अंतर्गत ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी थी 1971 में इंदिरा गांधी, और प्रथम संगीतकार पुरस्कार विजेता बनी थी S सुब्बुलक्ष्मी 1998 में। सबसे कम उम्र के पुरस्कार विजेता सचिन तेंदुलकर हैं। 2014 में इनको 40 वर्ष की अवस्था में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और विदेशी प्राप्तकर्ता हैं खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में और नेल्सन मंडेला 1990 में। दोस्तों पहले ये पुरस्कार जो था ये मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता था, लेकिन 1955 से अनुमति मिल गई कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जा सकता है। और 2025 तक कुल लाभार्थियों की संख्या हो गई है कितनी, 53, यानी कुल मिला के 53 लोगों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि शिक्षण के दौरान प्रतिपुष्टि, जिसको आप फीडबैक कहते हैं, तो फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को दंडित करना, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा कम करना। ऐसा नहीं होता दोस्तों, जो फीडबैक होता है ये सीखने की प्रक्रिया में सुधार करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस को सबसे अच्छी तरह कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, ये जो एक परिकल्पना होती है, हाइपोथेसिस होता है, ये एक निश्चित निष्कर्ष होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। शोध का यह अंतिम परिणाम भी नहीं होता है और डेटा संग्रह की कोई विधि भी नहीं है हाइपोथेसिस। यह क्या है? एक परीक्षण योग्य अस्थायी कथन। ठीक है, हम इसमें एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारे रिसर्च का, हमारे शोध का यह आधार रहता है, यानी कि यह परीक्षण योग्य अस्थायी कथन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों पहला कथन है कि यह संख्यात्मक डेटा पर आधारित होता है। दूसरा है यह सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करता है। तीसरा है यह अनुभवों और अर्थों की व्याख्या पर केंद्रित होता है। चौथा है इसका उपयोग केवल विज्ञान में किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो विकल्प बी सी होगा। यह अनुभवों और अर्थों की व्याख्या पर केंद्रित होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, जो सर्च इंजन नहीं है वो गूगल, बिंग, याहू और व्हाट्सएप में, तो आप कभी भी व्हाट्सएप में जाके सर्च नहीं कर सकते कोई चीज़। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है तो इसमें क्या होता है कि कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन को आप कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं। इनपुट का मतलब कि कंप्यूटर में डेटा को इन करने के लिए, डालने के लिए जो डिवाइस प्रयुक्त होते हैं, और आउटपुट मतलब जिस पर हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। तो मॉनिटर दोस्तों ये रिजल्ट दिखाता है, प्रिंटर भी रिजल्ट को प्रिंट करता है, और स्पीकर से तो आवाज़ का आउटपुट मिलता ही है। लेकिन स्कैनर ये दोस्तों ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, बाकी जो हैं ये आउटपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन होल के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है?
देखो फ्रेंड्स, ये जो ओजोन होल है इसलिए माना जाता है कि जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? SDGs दोस्तों मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले ही, और इसकी क्लासेस एक बार मैं दोबारा से लेने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक आपके हैं वो सारे टॉपिक आपके डिस्कस किए जाएंगे। तो बात करते हैं सतत विकास लक्ष्यों के बारे में, SDGs। देखो फ्रेंड्स, ये 17 लक्ष्य हैं, ठीक है, और इनको प्राप्त करने की समय सीमा 2030 तक रखी गई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, और इन्हें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में अपनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें आप जो डिटेल वीडियो है उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का राज्य यानी कि कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर रहा है? दोस्तों अगर ज्योग्राफी और सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान, ये आप पहले गेस कर चुके होंगे, राजस्थान जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दांडी मार्च गांधी जी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1930 में। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दांडी मार्च ये आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी ने इसे 1930 में शुरू किया था, और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है, जिसका समापन होता है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को तोड़कर। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन द्वारा नमक पर लगाए गए टैक्स और एकाधिकार का अहिंसक विरोध करना। और इसके बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको आप CDM के नाम से जानते हैं। तो ये जो है जो आपका दांडी मार्च था उसके जस्ट बाद स्टार्ट किया गया था। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक गन्ना उत्पादन में पहला स्थान रखता है और चीनी मिलों की संख्या भी सर्वाधिक है। कहाँ पर? तो भारत के उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन दोस्तों आपको पता ही है कि चौरी चौरा कांड हुआ था, इसके बाद जो आंदोलन था स्थगित कर दिया गया था। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। असहयोग आंदोलन दोस्तों ये 1920 से लेकर 1922 तक चला, और ये काफ़ी जो है मतलब इसका परिणाम सामने देखने को मिल रहा था। लेकिन इसी बीच 4-5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि भीड़ ने एक थाने पर हमला कर दिया था, और इसके बाद पुलिस चौकी में आग लगाने से लगभग 22 पुलिसकर्मियों की डेथ हो गई थी। इसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के बाद प्रदान किया गया? तो देखो फ्रेंड, जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संशोधन के पश्चात। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, और ये 73वां संशोधन हुआ कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसके कारण इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा 24 अप्रैल जो है ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो संशोधन था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9, ठीक है। इसका शीर्षक था पंचायतें, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पंचायतों के अंतर्गत कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान शामिल किए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द दोस्तों जोड़ा गया था 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि धर्म से अलग होना जिसका कोई धार्मिक आधार नहीं है, और धर्मनिरपेक्षता इसका अर्थ है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामलों तक माना जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता इसके मौलिक अधिकारों यानी कि अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में भी परिलक्षित होती है, जहां यह अपने प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी, प्रत्याभूति देती है। आपका अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देखो फ्रेंड्स, ये जो रेपो रेट है इसे जो है निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा?
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फिलहाल जो ऑप्शन है इसमें विकल्प बी ही आपका करेक्ट रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि रेपो रेट ये भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति होती है, जिसको MPC कहते हैं, के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। तो 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC, इसका अध्यक्ष RBI का गवर्नर होता है और यह आमतौर पर हर 2 महीने में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान तय की जाती है। उद्देश्य मुद्रास्फीति, महंगाई को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लिक्विडिटी का प्रबंधन करना। परिभाषा, यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स और अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए RBI से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आ गया तो थोड़ा पुराना हो गया ना, तो लोग इसको भूल चुके होंगे। तो देश का पहला अमृत सरोवर दोस्तों ये स्थापित किया गया कहाँ पर, तो रामपुर में। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था। आपको याद होगा कि भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जिले में कम से कम 75 तालाब या अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के 15,415 अमृत सरोवरों को विकसित करने के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है। देखो फ्रेंड्स, विश्व विरासत दिवस ये अप्रैल में 18 तारीख को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को होता है विश्व विरासत दिवस। और 2025 की जो थीम है वो क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर्स। तो आपका जो सही आंसर है क्या रहेगा, इसमें दोस्तों कोई भी आपका विकल्प सही नहीं है, इसलिए आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन ई नन। आपको बता दें कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का सम्मान और संरक्षण करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2025 की थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत, आइकामोस की 60 वर्ष की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख। विश्व धरोहर सम्मेलन यूनेस्को द्वारा 1972 में बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और विश्व धरोहर सम्मेलन को दुनिया भर के देशों द्वारा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की रक्षा के लिए अपनाया गया था। अक्टूबर 2024 तक 196 देशों में 1223 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 952 सांस्कृतिक हैं, 231 प्राकृतिक हैं, 40 मिश्रित हैं। दोस्तों 2025 तक भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, जिसमें 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है, जिसमें जुलाई 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को जोड़ा गया, जिससे संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 44 हो गई है। यह संख्या भारत को दुनिया में 6ठे स्थान पर रखती है और इसमें ताजमहल, अजंता एलोरा गुफाएं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रसिद्ध स्थल भी शामिल किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि कुल स्थल कितने हैं, 44 हैं, सांस्कृतिक 35 हैं, प्राकृतिक 7 हैं, मिश्रित स्थल 1 और नवीनतम जोड़ कुल मिला के देखा जाए तो कितना हो गया है, 44। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध किससे है। दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग से है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है और यह योजना 16 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी। देखो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए पूरे मनोयोग से आपके लिए वीडियोस बना सकें और आपकी क्लासेस लगातार कंटिन्यू रह सकें। आपकी जो भी राय है अपनी राय से आप हमें अवगत कराएं और अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस लगातार आपको मिलें तो आप कमेंट बॉक्स में जारी रहे या कंटिन्यू लिख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, पुनः कह रहा हूँ थैंक यू।